वेलकम टू कॉन्वर्सेशन। मैं आपका होस्ट मुख्तदर खान और आज आप जैसा देख रहे हैं मेरे साथ डॉक्टर एम्बेसडर केतन शुक्ला साहब हैं। और आज हम जो एशियन डेमोक्रेसीज है जिसके इलेक्शंस हुए हैं 2024 में, दिस इज़ वन ऑफ द ईयर्स जिसमें कई इलेक्शंस हो रहे हैं। भारत के भी इलेक्शंस हैं, अमेरिका के इलेक्शंस हैं, लेकिन तीन ऑलरेडी इम्पॉर्टेंट इलेक्शंस हो चुके हैं। जनवरी में बांग्लादेश, फरवरी में पाकिस्तान और इंडोनेशिया का। तो हम ये जो तीन इलेक्शंस हुए हैं एशिया में, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडोनेशिया, उसके कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे कि एशिया की डेमोक्रेसी क्या आगे बढ़ रही है, या जैसा बात वेस्टर्न मीडिया इतना क्रिटिकल है खासतौर से बांग्लादेश और इंडोनेशियन इलेक्शंस के, कि क्या डेमोक्रेसी यहाँ पे रिट्रीट हो रही है। और इससे पहले आप लोगों सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक कॉन्वर्सेशन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कॉन्वर्सेशन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। और आप लोगों को ये भी कहना है, अगर आप इसको सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं कॉन्वर्सेशंस को। ज्वाइन का बटन बिल्कुल सब्सक्रिप्शन के बिल्कुल बाजू है। शुक्ला साहब, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा। दिल्ली में आपसे मुलाकात हुई, इट वाज सो नहीं, बहुत अच्छा वंडरफुल। लगा। आपके फैमिली से भी आपने अपने घर बुलाया, मुझे डिनर दिया। इट वाज अ ग्रेट ऑनर फॉर मी, वन ऑफ द। वी एंजॉयड मीटिंग यू एंड टॉकिंग विथ यू, जी क्योंकि हाँ। अभी तक हमारा वर्चुअल मीटिंग होता था। जी हाँ जी। फर्स्ट टाइम भी नहीं। इट वाज वेरी नाइस। तो सर, आपका क्या, मैं शुरू करता हूँ ये इंडोनेशिया के इलेक्शन से, कि इलेक्शंस तो ऐसा लग रहा है कि इट वाज फेयर एंड क्लीन, कोई चैलेंज नहीं किया। और ये प्रबोवो सबियांतो साहब जीत चुके हैं विद 58% उनको वोट मिला है। लेकिन बात जगह ऑस्ट्रेलिया में और अमेरिका में कह रहे हैं कि भाई दिस कुड बी ए बैकवर्ड स्टेप फॉर डेमोक्रेसी। हालांकि अभी तक तो कोई समझ में नहीं आया। आपका क्या ख्याल है सर इंडोनेशिया के इलेक्शन के एक चीज है, सबसे पहले कि हम तीनों इलेक्शन का एक साथ देखें तो कि एशिया में बारे? जी। जो पर्सनालिटी कल्ट है, डेनास्टिक, चाहे हम माने कि नहीं माने, पर इसको इसकी इम्पैक्ट रहती है। एक सबसे पहली चीज, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंडोनेशिया हो, सुबियान तो इलेक्शन जीते हैं। थर्ड टाइम उनके लिए लकी रहा है। और ये दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्शन है, क्योंकि इंडोनेशिया बहुत स्ट्रेटेजिक है, 17,000 आइलैंड, और थर्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भी है। इंडिया और यूएस के बाद इंडोनेशिया इज द थर्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। तो पहली बार एक चीज हुई डेमोक्रेसी के लिए अच्छी, के 15 साल में पहली बार तीन पार्टी इलेक्शन लड़ी है। हमेशा वहां दो पार्टी लड़ती थी। और मैंडेट क्लियर आया है, कोई रन ऑफ होगा नहीं, 50% जी। वोट क्लियर वो कर लेंगे। डिक्लेयर इसलिए नहीं हुआ है कि वहाँ एक इलेक्शन कमीशन का 35 दिन का एक मिन पीरियड है, कि इतने दिनों में वो डिक्लेयर करेंगे, तो अभी टाइम लगेगा, क्योंकि वहाँ मैंने जैसे कहा 17,000 आइलैंड है, अलग अलग जगह से वोट आते हैं। पर उनका एक अच्छा सिस्टम है कि वो पहले ही जो स्पीड, उनकी जो काउंटिंग टाइप होता है, उससे बता देते हैं कि कौन सी ट्रेंड है और कौन जीतेगा। डेमोक्रेसी के लिए हम ये कह सकते हैं कि लोगों को उम्मीद थी कि शायद जो सुकर्ण और सौहार्द उन लोगों के टाइम से जो चल रहा था, उसमें इस बार कोई नया चेंज आएगा। पर ऐसा हुआ नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हुई है इलेक्शन में कि जिसकी वजह से कह सकते हैं कि वो डेमोक्रेसी में अब हर जगह हम देख रहे हैं। इवन चाहे यूरोप के सिवा बाकी कंट्री में हम, इवन अमेरिका या कहीं भी, तो एक चीज ये हुई कि उनके जो लड़के थे, जो विडोडो, उनका शेडो इनके ऊपर ज्यादा रहेगा। वो अपनी थर्ड टर्म के लिए इलेक्शन लड़ना चाहते थे। वहां दो टर्म का अमेरिका की तरह मैंडेट है कि नहीं लड़ सकते। मायावती, सुकर्णो पुत्री, तो उन्होंने ये बिल पास नहीं होने दिया 2022 में। तो जी। उन्होंने एक नया तरीका निकाला कि उनके जो लड़के हैं जिब्रान, जो 36 साल के हैं, तो वहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ है कि 40 साल मिनिमम प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के लिए चाहिए। अब आप ये इसमें देखिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है, उनके जो चेयरमैन है अनवर उस्मान, जी। वो बूडूडो के साले साहब है। जी पर हाँ। उन्होंने एक वोट डाल के ये रूल निकाल दिया। तो सबसे पहले तो ये कह सकते हैं कि ये एक चीज थोड़ी नहीं होनी चाहिए थी। बिल्कुल पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल था वो मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशन, पर अब अपने जब कॉन्स्टिट्यूशन, बहन के बेटे को उन्होंने लीगलाइज कर हाँ, दिया। मैंने कहा ना कि उनके ब्रदर इन। जी हाँ। तो ये है, तो एक पहली चीज ये हुई। और दूसरी चीज ये हुई कि
प्रेसिडेंट ने अपने कनेक्शन काफी लिवरेज किए हैं। तो ये जो उसको वहाँ ये कहते हैं ब्लू सुकान, तो हमारे यहाँ जैसे होता है उसमें आपने कई जगह देखा होगा, इंडिया में हम देखते हैं कि वो सुबह में मीटिंग करते थे अपने सपोर्टर और उनकी, और शाम को कैबिनेट मीटिंग करते थे। अभी तक जनरली ऐसा होता था कि कोई प्रेसिडेंट इलेक्शन में इस तरह की चीजें नहीं करते थे, और इलेक्शन कमीशन काफी वीक था, ये तो हम कह सकते हैं। अब इसमें दूसरी चीज ये हुई है कि हम कहते हैं कि जैसे हमारे यहाँ ये वर्ड हमारे दर्शकों को काफी पता होगा, रेवड़ी। तो उन्होंने जहाँ गए, सेंट्रल जावा में 3 मीटिंग की, तो उन्होंने फर्टिलाइजर, राइस, कैश, ये सब डिस्ट्रीब्यूट किया, कि जी जो ये है। तो ये सब चीजें थोड़ी है, पर ओवरऑल देखा जाए तो इलेक्शन अच्छी तरह हुए हैं। कोई ज्यादा कहते हैं कि बांग्लादेश जैसा भी नहीं है कि लोगों ने बॉयकॉट कर दिया, या पाकिस्तान। तो कंपेरेटिवली थर्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में एक अच्छी साइन है। जो दोनों कैंडिडेट थे, बाकी कैंडिडेट भी काफी अच्छे थे। और गांजार जो थे, फॉर्मर गवर्नर है जावा का, वहाँ 50% पॉपुलेशन है। ये तो जो वो आपने आइडेंटिफाई किया, जो रेवड़ी कहते हैं, दिस हैज बिकम अ ग्लोबल ट्रेंड। पिछले मध्य प्रदेश में वो लाडली बहने वाला प्रोजेक्ट था। फिर सब जगह वो अमेरिका में स्टूडेंट लोन्स स्टूडेंट बिलियंस लोन है। माफ किए जा रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स कर्जा लेकर गवर्नमेंट। तो बेसिकली गवर्नमेंट का बजट इज बिकमिंग पॉलिटिकल पार्टी कैंपेन बजट। ये हर जगह हो रहा है, क्योंकि एक तो दो चीजें हैं कि अमेरिका और यूरोप में उनके कैपेसिटी है, पैसे उनके पास ज्यादा है, बजट अच्छा है, टैक्सेशन अच्छा है। तो जी वो लोग जो, वहाँ का कंसेप्ट भी है सोशल सर्विस का, कि जिसकी वजह से सभी लोग वहाँ माइग्रेशन भी काफी कर रहे हैं। जी पर ये जो यहाँ जो होता है कि वहाँ जब अब बजट बहुत कम है, और बाकी चीजों जैसे एजुकेशन और हेल्थ, तो उसके ऊपर नहीं होता है, तो वहाँ इसको रेवड़ी में क्लासिफाइड कर सकते हैं कि या माइल्ड, और वो विद शुगर एंड विदाउट शुगर, ऐसा कुछ कह सकते हैं। दूसरी एक चीज ये है कि जो उडुडू थे, वो काफी, उन्होंने काफी चेंजेस किए हैं लेबर लॉज में, एंटी करप्शन लॉ काफी डाइल्यूट किए हैं। और जो नए जीते हैं, वो 2 बार, पहले तो वो उनके अगेंस्ट पार्टी में थे, जी और उनको काफी, उनके जो पास्ट है देखा जाए तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहा है। उन्होंने ईस्ट तिमोर और पपुआ में काफी उनके जो कहते हैं कि इलेक्शन के बाद जो हुआ था, फिर 20 या 25 लोग गुम हो गए थे। अमेरिका ने उनको कई सालों तक बैन कर दिया था अमेरिका में आने के लिए। अभी अभी कुछ साल पहले ही वो बैन उठाया गया था। और जब पार्लियामेंट में वहां की जो मेजोरिटी नहीं थी, तो उनको 2 बार जोवो की नहीं हराया है, पर उनको 19 में डिफेंस मिनिस्टर बनाया। और अब उनका ये कहना है कि वो जोको विनोमिक्स को पूरी तरह फॉलो करेंगे। एक तो उनको $40 बिलियन की बहुत बड़ी एक पूरी कैपिटल शिफ्ट कर रहे हैं। और दूसरी चीजें ये है कि इंडोनेशिया में जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आ रहे हैं, और वेलफेयर प्रोजेक्ट काफी है, जैसे आप कह रहे हो कि अमेरिका में भी काफी है, इंडिया में भी काफी, जो अनाज 80 करोड़ लोगों को दे रहा है। तो ये सब चीजों को देखते हुए उनकी जो पॉलिसी है, वो फिर से मुझे लगता है जो को फॉलो करेंगे। पर ह्यूमन राइट्स, अमेरिका का जो बेसिक कंसर्न है वो ह्यूमन राइट है। आपको पता है ड्रग में जी कितना एक्शन जो लिए थे, और बाकी सब चीजों को भी हम कह सकते हैं कि ऑपोजिशन के अगेंस्ट उन्होंने क्रैकडाउन किया है, लेबर लॉस। तो ये जो है वो शुरू में तो उनका अच्छा पटेगा, क्योंकि ये स्वेरिंग इन अक्टूबर में होगा। पर मुझे लगता है कि ये जो उनकी जीत हुई है, तो हम ये कह सकते हैं कि द प्राउड मैन इन हरी। यानी उनका आर्मी का जो बैकग्राउंड है, सो जी पपेट तो नहीं रहेंगे। इसलिए दिक्कत ये, और काफी एक्सप्लोटिव, एकदम एक्सप्लोसिव नेचर के आदमी है। पर उन्होंने, अब इसमें ये हम बाकी दो इलेक्शन भी देखे, एआई और सोशल मीडिया ने बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। उनकी जो पूरी इमेज है, उन्होंने पूरा अपने आप को रिब्रांड किया है कि कैट लविंग ग्रैंडपा की तरह। जी हाँ बाई दिन, अब आपको तो शायद बाई दिन याद आ जाएंगे, पर जी। ये है। नहीं अब मतलब पाकिस्तान, बाइडेन के कंपैरिजन वहां पर भी है। जब बाइडेन प्रेसिडेंट बने थे, बहुत लोग ये भी कह रहे थे, अभी भी कह रहे हैं रिपब्लिकन्स, कि ये ओबामा का तीसरा टर्म है। क्योंकि बाइडेन तो और तो सो इंडोनेशिया में भी लोग कह रहे हैं कि ये जोको विडोडो का तीसरा टर्म हो सकता है। तीसरा टर्म है। बिल्कुल।
तो जी ये जो हुआ है वो काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्टेबिलिटी रहेगी। जैसे मैंने कहा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है इंडियन ओशन और एशिया पैसिफिक में। तो मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी का तो अब ऐसा हो रहा है कि ट्रेंड होती जा रही है ऑल ओवर वर्ल्ड, कि अल्ट्रा राइट स्ट्रॉन्ग मैन को लोग पसंद कर रहे हैं। और ये आप हर जगह रेटिंग में देखोगे तो जी एक बहुत विचित्र है, पर डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं। पर जैसे कि लोग ये सब बाकी की पुरानी चीजें, पुराना कोई भी उनके क्राइम, ये सब देखने को तैयार नहीं है। जी जैसे अभी आप अमेरिका में भी देख रहे होंगे कि आज भी कई बहुत जजमेंट पे जजमेंट आ रहे हैं, पर जो 30% वोट बैंक है वो ये सब देखने को तैयार नहीं है। दूसरी चीज ये लग रही है कि जो यंग वोटर्स है उनके लिए ये सब चीजें उनको चाहे पता नहीं है, क्योंकि मेजोरिटी सोशल मीडिया पे रहते हैं। तो एक दूसरी चीज हो रही है कि जैसे कि इंडोनेशिया में 52% लेस देन 40 ईयर्स है, और उसमें से 1/3 लेस देन 30 है। सो इसको ये लोग इन्होंने नारा दिया था यूथ वोट। ये जो मेजोरिटी ऑफ कंट्री में हो रहा है उसमें ये है कि यंग जनरेशन जो है उनको पुरानी बातों से कोई ज्यादा ताल्लुक नहीं है। मतलब दिस इज, ये सोशल मीडिया डेमोक्रेसीज है, यूथ एम्पावरमेंट है, और मेरे एम्पावरमेंट ख्याल है। से एक चीज ये है कि जो यंग लोग हैं दे डू नॉट सी पॉलिटिशियंस एज मॉरल लीडर्स। उनको वो, यस। मतलब वो सिनिकल तो है ही कि पॉलिटिशियंस होते हैं सारे चोर, लेकिन ये चोर हमारे लिए कुछ काम कर सकता है या नहीं। आई थिंक दैट इज देयर एटीट्यूड कि इसी गोइंग, जैसा कि बाइडन ने अगर लोन माफ कर दिया स्टूडेंट्स के, और ये जो विडोडो है वो शिफ्ट कर रहे हैं, ही इज गोइंग टू कंटिन्यू विद द पॉलिसी के जो कैपिटल है उसे शिफ्ट। सर मेरा ये असेसमेंट है कि इंडोनेशिया जो अब दुनिया की थर्ड बिगेस्ट डेमोक्रेसी है इंडिया और अमेरिका के बाद, और ख़ासतौर से एशिया में, जब सारी दुनियाओं में जहाँ डेमोक्रेसी पीछे हट रही है, आप देखें टर्की पिछले 10 साल में डेमोक्रेसी से असल से अथॉरिटेरियन रिजीम हो गया है, और बांग्लादेश का भी स्टेटस हैज बीन लोवर्ड नाउ टू थोड़ा हाइब्रिड लोअर कह सकते रिजीम। हैं। जी हाँ। तो आई थिंक ऐसे सूरत हाल में आई थिंक वी शुड ऑल्सो से हैट्स ऑफ टू इंडोनेशिया कि उन्होंने अपनी डेमोक्रेसी को, द रेट ऑफ डिक्लाइन स्लो है ये कह सकते हैं हम, कि दे आर मैनेजिंग हम्म। सरवाइव, और इकोनॉमिक ग्रोथ भी उनकी 4-5% से ज्यादा है। 5% है। जी हाँ सर, मैं आपका तवज्जो अब थोड़ा बांग्लादेश की तरफ जाता हूँ कि हमारे करीब आ रहा है, वो इंडिया के बॉर्डर के करीब। बांग्लादेश के इलेक्शंस को तो काफी अमेरिका ने क्रिटिसाइज किया, अभी इंडोनेशिया के बारे में भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट्स नहीं आए। तो आप कैसा देखते हैं बांग्लादेश के इलेक्शन, वो पूरा का पूरा फार्स था या देयर इज सम सब्सटेंस इन दैट इलेक्शन? डेमोक्रेसी में एक ऐसी चीज है कि हम इसको फार हमने एक प्रोग्राम पूरा किया था जी हाँ। इलेक्शन के पहले। जी हाँ। इसको हम फारस तो नहीं कह सकते, जी हाँ। पर जब पूरी ऑपोजिशन पार्टी उसका बॉयकॉट कर देती है तो इसको एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जैसे रशिया में इलेक्शन होता है जी हाँ। कि उसमें वन बॉयकॉट नहीं होता है, पर वो तो एक एक चीज तो है कि चाहे जो भी हो, पर एक चीज है, शेख हसीना पॉपुलर है। ये उनकी फोर्थ कॉन्जिक्यूटिव टर्म वो जी जीत हाँ। रहे हैं, जी हाँ। और पांचवी बार जीत रहे हैं। बीएनपी की खालिदा जिया हाउस टेरेस में थी, तो शायद उनको छोड़ सकते थे, पर वो उन्होंने किया नहीं है। और दूसरी चीज इसमें एक बहुत गंभीर ये है कि ये सेकंड लोएस्ट वाटर टर्नआउट है सिंस 1991। 2018 में। वोटर टर्नआउट के बारे में आपसे पूछना चाह रहा था। पहली बार जब जब इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए ना, अर्ली जनवरी के सेकेंड हफ्ते में, तो हम्म। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर ने शायद ही कहा कि 28% वोट हुआ। फिर उसके बाद वो रिवाइज करके हाँ, अब 41% कह रहे, अब तो 40 कर दिया है। हाँ 40 80। कर रही है। पर 2018 में 80% था, जी। इस बार 40% है। इसके हम एक चीज कह सकते हैं कि जो वोटिंग हुआ है वो बहुत ही कम हुआ है। दूसरी चीज आप यदि देखें तो गोपालगंज में जहां से वो खड़े थे वहां उनको 90,000 वोट मिले, उनके सामने वाले को 450 वोट मिले हैं। सो इस तरह की वोटिंग आपको जनरली डेमोक्रेसी में, नहीं। इवन साउथ एशिया में बहुत कम मिलेगी। जब पाकिस्तान का हम आगे डिसीजन करेंगे तो जी हाँ। अच्छी बात यह है कि चलो वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सर्विंग महिला प्राइम सर मिनिस्टर बन रहे हैं। तो दैट मैं इज अ गुड थिंग। मैं अमेरिका जब आया था 92 में आया था, तो द फर्स्ट थिंग दैट आई विटनेस वाज अमेरिकाज इलेक्शन जो बिल क्लिंटन जीते थे। बिल क्लिंटन। तो मैं आई रिमेम्बर अपनी क्लास में आया और मैं हमारे प्रोफेसर को कहा, भाई कंग्रेचुलेशंस आपका कैंडिडेट जीत गया। तो वो हंस के कहा कि तुमको पता है उसको
कि अमेरिका में सिर्फ 60% ऑफ द वोटिंग पॉपुलेशन इज रजिस्टर्ड टू वोट, राइट? और वो 60% में भी सिर्फ 40% वोटिंग हुई। वोटिंग होती है। यानी टोटली ऑफ द टोटल पॉपुलेशन 60-40 यानी 24% ऑफ द पॉपुलेशन वोटेड। अब वो 24% में इसको 50% के से जरा ज्यादा मिले थे कुछ, तो यानी वो 13% पॉपुलेशन की मैंडेट से अब वो प्रेसिडेंट बन गया। तो अमेरिका में भी इस तरह की चीजें होती हैं वेयर द नहीं, वोट। जी अमेरिका में तो एक बड़ा फॉल्ट ये है कि विनर टेक्स ऑल। जी हाँ। तो कई स्टेट तो कई बार, जैसे हिलरी क्लिंटन को 1 मिलियन वोट ज्यादा मिले थे जी हाँ। तो भी हार गए थे, अल गोरे हार गए थे। तो नहीं वहाँ की नहीं, सिस्टम मेरा और कहना था कॉम्प्लिकेटेड कि है। जब इस तरह की चीजें होती डेवलपिंग है। कंट्रीज में होती हैं तो हम इमीडिएटली उनकी डेमोक्रेसी पे मतलब सवाल चिन्ह लगा देते हैं, सवाल नहीं क्वेश्चन होता है। मार्क। बट अमेरिका के बारे में जब व्हेन द सेम डेटा कम्स अक्रॉस वी एक्सेप्ट दैट एज मतलब दैट इज ओके, मतलब इट इज पेक्यूलियर एक्सेंट्रिक। बट आपको कैसा लगता है कि ये इलेक्शन जो इन्होंने करवाया है शेख हसीना ने, क्या इससे मतलब उनकी इकोनॉमी और उनकी डेमोक्रेसी मजबूत होगी, या और डिविजन्स बन गए हैं इन द कंट्री? और जो ओपोजिशन है ठीक है वो माइनॉरिटी में होगा, लेकिन इट इज आल्सो मतलब डिवीजन जरा और सख्त हो गया। इसमें ऐसा है कि जैसे ये अमेरिका ने तो ऑलरेडी पहले से ही, आपको पता है कि वो वीसा रिस्ट्रिक्शन लगाया था रैपिड एक्शन बढ़ाने के लिए। जी यूरोपियन यूनियन ने कहा है, ब्रिटेन ने कहा है, सबने कहा है। पर दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है कि वेस्टर्न कंट्री, जैसे आपने कहा, तो हर जगह उन्होंने क्रिटिसाइज किया है तीनों कंट्री में। जी पर रशिया और चाइना ने अगेन कंडेम किया है मेंडलिंग को। और इंडिया ने अच्छा किया है कि इंडिया ने इस बार कहा है कि सब इंटरनल मैटर है, तो किसी भी इलेक्शन में, तीनों इलेक्शन में उनकी इंटरनल मैटर है। तो ये मुझे लगता है कि अच्छा अप्रोच रखा है। पर ओवरऑल जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम मुझे लगता है इलेक्शन का तो कम रहेगा, क्योंकि ऑपोजिशन पार्टी ने कुछ डेमोन्स्ट्रेशन किया है, ये हुआ, पर इतना कोई स्ट्रांग रिएक्शन नहीं आया है। तो ये जो रिसेंट ईयर, अभी अभी कुछ सालों से बांग्लादेश जियोपॉलिटिकली काफी इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। एशिया पैसिफिक में भी जी ट्रीटी पार्ट, जैसे मैक्रोन ने 2022 में विजिट किया था। जी तो मुझे लगता है कि वो लोग बैलेंस रखेंगे। इकोनॉमी, जैसे आपने कहा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम इकोनॉमी का होगा, क्योंकि 22 में साउथ एशिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 1 ट्रिलियन तक 2030 में पहुंचने की ख्वाहिश रखती है। तो ये सब देखते हुए, पर उन्होंने इकोनॉमिक प्रोग्रेस काफी अच्छी की है। अभी अभी उनको प्रॉब्लम हुआ, आईएमएफ से उनको लोन लेनी पड़ेगी। पर टेक्सटाइल में चाइना के बाद सेकंड बिगेस्ट एक्सपोर्टर है। और मुझे लगता है कि अमेरिका और उनकी भी जो एक लोकशाही के प्रति यूरोप और अमेरिका का जो लगाव है, चाह है, वो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन और जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को ज्यादा तवज्जो देते हैं। जी इसलिए ये जो आवाज है वो धीरे धीरे थम जाएगी। और बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी जो है, वो काफी उन्होंने अच्छी चीज की है कि उन्होंने किसी पे डिपेंडेंस नहीं रखा है, जो मालदीव और बाकी श्रीलंका में हमें देखने मिलता है, इवन पाकिस्तान। और उन्होंने सभी से एड ली है, सभी के साथ पार्टनरशिप की है, जो भी फॉरेन पावर्स है अलग अलग, चाइना, इंडिया, इवन अमेरिका जी एंड वेस्ट। तो ये क्या है कि उन्होंने, उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है, मुझे लगता है डेमोक्रेसी उनकी काफी मैच्योर है। 91 से जो हुई है कंपैरेटिवली बाकी दो जो कंट्री की हम बात कर रहे हैं, तो वहां यदि इकोनॉमी में कुछ ज्यादा दिक्कत हुई तो फिर बांग्लादेश में धीरे धीरे इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से तकलीफें आ सकती है। पर इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। और पर्टिकुलरली हमारे तो कई रीजनल ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट हुए, डिजिटल कनेक्टिविटी, ट्रेड, एनर्जी कोऑपरेशन। और उनकी बाउंड्री भी, उन्होंने मेरी टाउन बाउंड्री म्यांमार के साथ, हमारे साथ, और लैंड बाउंड्री का हमारे साथ 2015 में। तो ओवरऑल बांग्लादेश की पोजीशन, बाकी इंडोनेशिया का तो रूल चलेगा, वहां कोई ऐसा ऑपोजिशन का नहीं है। तो मुझे लगता है बांग्लादेश यदि इकोनॉमी में अगली 2 साल में कुछ अच्छी प्रोग्रेस की, तो वहां ये गवर्नमेंट स्टेबल रहेगी। पर यदि जो इकोनॉमी वहां की और खराब हुई, तो इकोनॉमिक कंडीशन बांग्लादेश की 22 के बाद खराब होती जा रही है। आईएमएफ बेल आउट की भी उनको जरूरत पड़ेगी। पर चाइना और इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, तो मुझे लगता है कि हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी तो अब उनको कहना थोड़ा मुश्किल है, पर अब डेमोक्रेसी जो डेमोक्रेसी होती है, रशिया में भी इलेक्शन तो उसको डेमोक्रेसी कहते हैं लोग। तो ये
ऐसी चीजें पर 40% वोटिंग और ह्यूमन राइट, और पर्टिकुलरली जो नोबेल प्राइज विनर यूनुस को, मोहम्मद यूनुस को उन्होंने जेल में डाला जनवरी में। तो एक स्ट्रिक आती जा रही है उनमें, फोर्थ कॉन्सिक्यूटिव टर्म है, कि जो पावर में बहुत लंबे समय तक रहते हैं। तो फिर कुछ चीजें, और पर्टिकुलरली उनकी आर्मी और ये जो रैपिड बटालियन फोर्स है, तो शायद मुझे लगता है कि इकोनॉमी अच्छी नहीं होगी तो वो कुछ और रिप्रेसिव मेजर लेंगे तो दिक्कत होगी। अदरवाइज इकोनॉमी बूम कर गई यदि अगले 2 साल में, तो बांग्लादेश को कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, और फिर डेमोक्रेसी अपने आप और स्टेबल होगी। देखिए ये सर, एक चीज है। अभी हम एक वीडियो देख रहा था मैं, जिसमें यंग अफ्रीकन अमेरिकन से पूछा जा रहा था कि क्या आप बाइडेन को वोट डालेंगे, तो वो कह रहे थे कि नहीं। तो उनसे पूछा कि भाई क्यों, तो उन्होंने कहा कि जब ट्रम्प प्रेसिडेंट था तो मेरे जेब में पैसे थे। अब बाइडेन जब से प्रेसिडेंट बना है, हालांकि इतने पैसे उसने भेजे हैं एज पैंडेमिक रिलीफ, बट आई एम ब्रोक, मतलब मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। तो ये जो राइट विंग पॉपुलिस्ट लीडर्स हैं, इनकी अगर उनकी पॉलिसीज अगर इकोनॉमिकली सक्सेसफुल रहे, और पॉलिटिकल साइड यानी डेमोक्रेटिक साइड वो अगर थोड़ा कम भी कर दें, तो आई थिंक दे विल बी सक्सेसफुल। तो बांग्लादेश का भी वही है, अगर शेख हसीना अगर की वही है, इकोनॉमिक इकोनॉमिक अच्छी होगी पॉलिसीज। कोई दिक्कत नहीं होगी। जी हाँ वो तो मैं सर। कह रहा जी हाँ, अब मैं जरा पाकिस्तान की तरफ जाता हूँ। पाकिस्तान का इलेक्शन, पहले तो मैं समझा था कि इट वुड बी टोटल रिग्ड इलेक्शन ये वो, लेकिन फिर सडनली जो रिजल्ट्स आए उससे तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के वोटर्स हैव फॉट बैक इन अ वे। हाँ। बिल्कुल। नहीं और ये जी हाँ, तो इट्स मतलब इट्स अ फेलियर, और ये भी कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी तो अब पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करना भी इज नॉट अ सीरियस थिंग, बट जो जिस तरह से वोटर्स ने रिस्पॉन्ड किया कि मतलब दे हैव सेड कि दे हैव फेथ इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, और इमरान खान को और पीटीआई को जो जिस तरह इंडिपेंडेंस को वोट दिया, तो आप कैसा देखते हैं, मतलब इज इट अ पॉजिटिव थिंग कि ये जो मोमेंटम है इट माइट हेल्प पाकिस्तान बिकम मोर डेमोक्रेटिक, या आपको लगता है कि नहीं वो बस विशियस साइकिल में जा रहा है नहीं पॉलिटिक्स उसका? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्शन है। इसमें एक तो चीज ये है कि इमरान खान के लिए, ये भी हमने प्रोग्राम किया तब मैंने कहा था कि इमरान खान यदि ज्यादा जेल में रहेंगे तो उनको फायदा होगा, जी हाँ, और वही हो रहा है। जी हाँ। उनके लिए कह सकते हैं, न नाम न पहचान लेकिन मतदाता मेहरबान। तो उनका जेल में रहते हुए भी एक जी, बहुत बड़ा ट्विस्ट है। और मतलब लोग नेल्सन मंडेला से कंपेयर करना शुरू कर नहीं, दिए। कंपेयर तो अब, हाँ, तो अब गांधी से कोई किसी को कंपेयर कर लेता है, हमारे तो कोई अल्लाह अल्लाह और ट्रम्प को क्राइस्ट के साथ अब कह रहे हैं कि क्राइस्ट के साथ कंपेयर करें, तो ये तो बहुत अलग चीज है। पर ओवरऑल जो हुआ है, और जी, इसमें कुछ चीजें बहुत ही अच्छी है हुई है, कि आर्मी ने 3 coup में सबको निकाल दिया। और ये कह सकते हैं आर्मी मैनेज इलेक्शन था, जी, क्योंकि जो मुनीर है उनको आईएसआई चीफ से जब उन्होंने निकाल दिया, और ये फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने। पर इमरान खान को 100 सीट मिली, जो कोई उम्मीद नहीं रख सकता था। जी, ये कह सकते हैं एक बिगेस्ट सरप्राइज ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन का है। नवाज शरीफ को 75 और पीपीपी को 54 मिली है। एमकेएम 70 है, वो शायद अलग जा सकता है। तो यदि आप देखें तो उनको क्लियर मेजोरिटी में जो 266 चाहिए, वो भी दो पार्टी मिला के उनको नहीं मिल सकती 266। ये एक बहुत बड़ी चीज है कि लोगों ने, अब इमरान खान के आप देखिए कि उनको कितने कंस्ट्रेंट है। एक तो वो जेल में थे, उनकी पार्टी को डिलीज नहीं किया, पर उनका जो बैट सिंबल था वो ले लिया। तो पाकिस्तान और साउथ एशिया में कई कंट्री ऐसे हैं कि सिंबल बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ। आपने देखा होगा इंडिया में भी, महाराष्ट्र में या हाथ दोनों, ये लोटस शिवसेना और जी हाँ। दोनों, और इवन शरद पवार, तो जो सिंबल है वो उनके पास नहीं था। तो एक बहुत बड़ी चीज इसमें मुझे ये लगती है कि इमरान खान की इमेज पाकिस्तान में अच्छी है कंपेरेटिव, मैंने पहले भी कहा था कि बाकी जो 2 कैंडिडेट थे उनसे, ये पहली बार एक ऐसा कैंडिडेट है जो परिवारवाद डायनेस्टिक पॉलिटिक्स से बाहर से आया हुआ है। जी हाँ। दूसरी चीज, वेरी वेल एजुकेटेड, क्रिकेट के वर्ल्ड कप जीते थे, उनकी पहली वाइफ बिलियनर थी, गोल्डस्मिथ। जी तो हाँ। उनकी ओवरऑल इमेज, और उनके पर करप्शन का कोई ऐसा चार्ज नहीं लगा है जो बाकी लोगों के ऊपर लगा है। तो ये सब देखते हुए लगता था कि इमरान खान पाकिस्तान आर्मी को भी इतना अंदेशा नहीं होगा कि इतनी सीट ले जाएंगे। उनकी दूसरी चीज बहुत अच्छी उन्होंने की, वो अगेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जी, एआई जी और हाँ। सोशल मीडिया, के उन्होंने ये जो मैसेज है कि वो
पाकिस्तान के लिए मैं कह सकता हूं कि एक मोमेंट ऑफ होप फॉर पाकिस्तान डेमोक्रेसी कह सकते हैं, कि एक आदमी जेल में बैठ के, जैसे 1977 में इंडिया में हुआ था, और उन्होंने ये किया कि यूट्यूब, ट्विटर और बाकी सोशल मीडिया का बहुत ही अच्छा यूज किया है। पर उसमें भी आप देखिए कि नेट नेट ब्लॉक था कई महीनों तक। जी हाँ। उनकी जो इंटरनेट थे वो ठीक नहीं चल रही थी। उनकी, आपको ताजुब होगा खान साहब के, उन्होंने पूरा कैंपेनिंग रीडिफाइन किया है सोशल मीडिया का, पाकिस्तान ने, जी बांग्लादेश और इंडोनेशिया से ज्यादा। उनकी जो पहली एआई रैली हुई थी, तो उसमें यूथ जो जुड़ गया, और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 50 लाख लोगों ने देखा था। जी हाँ। आई थिंक के पाक- सोशल मीडिया के वजह से भी जिस तरह से उन्होंने इस्तेमाल किया, उस वजह से इस्तेमाल किया है यूथ को इन्वॉल्व किया। अगर यूथ को वो सोशल मीडिया यूज नहीं कर। सोशल मीडिया से, हाँ। इलेक्शन के पूरा। बाद मैंने एक शो किया था कॉन्वर्सेशंस पर पाकिस्तान के इलेक्शन का। तो मैंने वो वीडियो ट्विटर पे लगाया, उसका लिंक, एंड आई वांटेड टू टैग इट। तो मैं इमरान खान के अकाउंट को टैग करने गया तो देखा कि उसने 3 या 4 वीडियोस कमेंट्स आ चुके थे उस दिन ट्विटर पर। बट ट्विटर जब पर मैं नवाज शरीफ के अकाउंट पे गया तो देखा कि पिछले 1.5 महीने से 1 महीने से कुछ भी नहीं था उनके ट्विटर कुछ, कोई अकाउंट। अकाउंट नहीं है। और मरियम, उनकी जो बेटी है, शी इज सपोज टू बी द नेक्स्ट जनरेशन, शी इज आल्सो नॉट वेरी टेक savvy, ऐसा लग रहा है मुझे। मतलब या नहीं तो हायर, मतलब दे कैन हायर ए सोशल है। मीडिया मैनेजर ना, 3 4 पर बंदों को हायर करे, बट सो दे डोंट सीम टू केयर ये जो वो वो न्यू भी, पॉलिटिक्स। पर उनको प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं भाई को। इमरान के। जी हाँ। और वो भी 50 साल के हैं, हमारे यंग जो है ना, अगेन जी यूथ आइकॉन, जी हाँ। जी दैट आई थिंक आर गोइंग इन 50s। तो जी इसमें हाँ। एक चीज जो आप कह रहे हो ना, वो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी जो हुई है, कि लोगों ने आर्मी के अगेंस्ट एक तरह के उनके डोमिनेंट रोल जो हाइब्रिड रेजिम है, जी उसके हाँ। अगेंस्ट एक रेफरेंडम जैसा हम कह सकते हैं। जी हाँ। आई थिंक इस इलेक्शन का सबसे बड़ा जो लूजर है पाकिस्तान के इलेक्शन का, मतलब आर्मी, और उसके बाद नवाज शरीफ। मतलब नवाज शरीफ का जो ऑरा सही था आप, एज एन ये ऑल्टरनेटिव, ये खत्म हो आप गया। एकदम सही कह रहे हो कि नवाज शरीफ की लीगेसी खत्म हो रही है। जी हाँ। क्योंकि उनके अगेंस्ट जो केस थे, ऑल अजीजा शुगर मिल, आपको याद होगा जी कि हाँ। जी 7 साल के लिए पनामा पेपर सुप्रीम कोर्ट ने डिसक्वालीफाई किया। उन्होंने पहले कहा था कि कोई पार्टी की मदद नहीं लेंगे, और वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। अब शहबाज शरीफ को उनको प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ रहा है। वो अब थोड़ा बैकग्राउंड में जा रहे हैं। जी हाँ। और मुझे। मेरे को इसमें एक अस्मा जहांगीर ने 15 साल पहले बहुत अच्छा सेंटेंस कहा था, जी। कि आर्मी इज डेंजरस डफर, इनकॉम्पिटेंट बट इनकेपेबल ऑफ लर्निंग। और ये इलेक्शन में अब 10 साल बाद जो अस्मा जहांगीर ने कहा था, वो जी हाँ। धीरे धीरे अब सामने आ रहा है सही सब। होता जा रहा है। और इसमें पाकिस्तान को दिक्कतें भी काफी है, कि उनकी जो बॉर्डर है, पटरूरी बलूचिस्तान, फिर उनका जो अफगानिस्तान के साथ जो उनका एकॉर्ड हुआ था, वो एकॉर्ड अब टूट गया है। तो ये सब चीजों की वजह से भी आर्मी को काफी दिक्कत होगी। आपको ताज्जुब होगा कि 2023 में 376 डेथ और 600 जो इंजरी हुई, वो पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक स्टडीज की इंस्टीट्यूट है। तो पाकिस्तान का जो तहरीक तालिबान और ये जो पूरा उनका खोरसान वाला है, वो जी एकॉर्ड टूट गया है। अटैक बढ़ते जा रहे हैं। और ये सब चीजों के देखते हुए अगेन पाकिस्तान में एक दूसरी चीज ये आएगी कि मार्च में उनका जो आईएमएफ का बेल आउट आ रहा है, वो यदि नहीं मिला, और पर्टिकुलरली उनकी इकोनॉमी अच्छी नहीं हुई, 1 साल से उनकी इकोनॉमी बहुत खराब, इन्फ्लेशन 30% है। हमने एक पूरा प्रोग्राम किया था इसमें, अब तो और खराब हो गया है। जी हाँ। जी तो हाँ। इकोनॉमी खराब है, जॉब नहीं है। ये सब चीजों को देखते हुए यदि जो बॉर्डर सिचुएशन खराब रही, बलोच इंडिपेंडेंस की मांग बढ़ती रही, और ये सब परिस्थिति में यदि कुछ ओवरऑल सिचुएशन खराब हुई, तो पाकिस्तान इनस्टेबल हो सकता है। तो फिर इमरान खान को जेल से उनके जो चार्जेस थे, वो 12 चार्जेस तो सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दिए, जो मिलिट्री के अगेंस्ट उन्होंने किए थे। तो मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट का, मैं बांग्लादेश का स्टेबल गिनता हूँ, इंडोनेशिया भी स्टेबल गिनता हूँ, पर पाकिस्तान में कोई नई चीज अगले 2 साल में हमें देखने मिलेगी तो मुझे ताजुब नहीं होगा। क्योंकि मिलिट्री के अगेंस्ट अब पब्लिक का, एक तरह से देखा जाए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देखिए, आपको बहुत ही आश्चर्य होगा कि उनके एक कैंडिडेट ने कराची से, हाफिज रहमान ने कल 3 दिन पहले रिजाइन कर दिया। उन्होंने ये कहा कि जो जमात इस्लाम थे,
जी उनको 26,000 वोट मिले थे, और पीआईटी के वाले का 11,000, उसने कहा नहीं, उसको 31,000 वोट मिले थे, मैं हार गया हूँ, उसने रिजाइन कर दिया है एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में। सिंह के और रिगिंग दूसरा, होगी। चाहे उन्होंने पॉलिटिकली किया होगा, जी हाँ। दूसरा बड़ा डेवलपमेंट है जो आप देख सकते पब्लिक, एक, ये तो मैं बहुत बड़ा मानता हूँ, हमारे यहाँ भी कोई नहीं करता, लियाकत चट्टाग्रे के कमिश्नर रावलपिंडी जो 6 डिस्ट्रिक्ट देखते थे, उन्होंने पब्लिक। स्टेटमेंट दिया है कि फेक स्टैंप लगा है, फेक बैलेट पेपर यूज हुए हैं, विनर को मैंने लूजर डिक्लेयर किया है, जो हमारे स्टाफ थे उनकी अंतरात्मा मानती नहीं थी, और उन्होंने इसके लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सुप्रीम कोर्ट जस्टिस सबको उन्होंने कहा है कि ये हुआ है। तो रावलपिंडी कमिश्नर बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, जी उसने हाँ। पब्लिक स्टेटमेंट दिया और उनको पुलिस पकड़ के ले गई है, और आज पाकिस्तान में ट्विटर पे नेट ब्लॉक लग गया है। तो इसका मतलब ये जो डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है, लोगों में हिम्मत आ रही है। आपको शायद मैं एक पहले की बात बता, जिया उल हक जब प्रेसिडेंट बने थे तो कोई पार्टी नहीं थी, ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है। जी जी हाँ। उनको एक मियाँ भाई करके चीफ जस्टिस है, उन्होंने उनको सौगंध विधि करने का मना कर दिया था, जी हाँ। जी हाँ। और नहीं, ना कह दिया था, फिर उनको रिजाइन करना पड़ा था। तो एक, जो कहते हैं डेमोक्रेसी के लिए पाकिस्तान से इतनी उम्मीद लोग नहीं रखते थे, पर इलेक्शन में जो ऑफिसर्स है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और यूथ है, तो लगता है कि एक अच्छी शुरुआत कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत ही अच्छी। पाकिस्तान का तो अब बांग्लादेश के हिसाब से पाकिस्तान का इलेक्शन कंपेयर करें, तो इस बार हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की अब हम उम्मीद रख सकते हैं आगे फ्यूचर में। सर ये जो आई एम वेरी सरप्राइज्ड और थोड़ा सा शर्मिंदा और अशेम भी हूँ कि अमेरिका इज नॉट प्लेड अ पॉजिटिव रोल जहाँ तक कि पाकिस्तान का इलेक्शन है। आईएमएफ की पॉलिसीज वगैरह वी ऑल नो के आर हेवीली डिक्टेटेड बाय अमेरिका अमेरिका। इंटरेस्ट। आईएमएफ कंडीशंस लगा सकता था कि आप फेयर एंड फ्री इलेक्शंस करवाएं फॉर द नेक्स्ट आइटरेशन, क्योंकि उनको पता था कि मार्च में फिर वापस पाकिस्तान इज गोइंग टू कम बैक। तो ये जब पिछली बार जब इन्होंने अप्रूवल दिया, दे कुड हैव पुट कंडीशंस के भाई वन ऑफ द कंडीशंस ऑफ दिस लोन इज के आपके इलेक्शंस, हालांकि इंस्पेक्टर्स आए हैं बाहर से, बट हम्म। इट इज क्लियर के देयर हैज बीन काफी अजीब अजीब किस्म की रिगिंग इंक्लूडिंग टर्निंग ऑफ द इंटरनेट ऑन द इलेक्शन डे। लेकिन अमेरिका तो खैर मतलब हैज बीन क्वाइट हिपोक्रिटिकल ऑन दिस, बांग्लादेश पे सख्ती और पाकिस्तान के साथ नरमी ऑन डेमोक्रेसी इश्यूज। लेकिन मैं आपको इंडिया के बारे में एक सवाल पूछता हूँ। मेरी एक स्टूडेंट टर्की से आई थी टू टॉक अबाउट इंडियाज डेमोक्रेसी प्रमोशन इन साउथ एशिया। तो हम लोग वी वर नॉट वेरी श्योर अबाउट इंडियाज रोल इन बांग्लादेश व्हेन इट केम टू डेमोक्रेसी प्रमोशन। तो केस स्टडी हमने नेपाल की थी, पूरा डिसर्टेशन उसका इंडिया का जो हम्म। नेपाल में जो रोल था उस पे बेस्ड था। लेकिन इंडिया की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, इंडिया अब अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहती है, तो व्हाई इज इंडिया साइलेंट ऑन दिस मतलब अनडेमोक्रेटिक ट्रेंड्स अपने दो नेबर्स के पास ना क्या? तो लाइक फॉर एग्जांपल आई कैन अंडरस्टैंड कि वो पाकिस्तान के बारे में कहने से थोड़ा हेजिटेट कर रहे हैं, बट मतलब इंडिया कुड हैव सेड कि अगर पाकिस्तान में फेयर इलेक्शंस होते हैं, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आती है, तो हमको ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा टू नेगोशिएट विद द गवर्नमेंट नो। नेगोशिएट विद। उस तरह से प्रमोट कर सकते थे। बांग्लादेश में भी ये डर के कहीं वो चाइना के पास ना चले जाएं पूरी तरह से, वी आर यू नो शेख हसीना को टॉलरेट। आपने देखे इंडिया ने कितना शेख हसीना की शान बढ़ाई है, G20 के आप समिट में बुलाया। और इसमें आए, यू नो एग्जैक्टली, 23 में आए थे। एग्जैक्टली। अब ये म्यूनिक में भी शेख हसीना वाज इनवाइटेड टू म्यूनिक, आई वाज वेरी सरप्राइज टू सी हर देयर। तो आपको कैसा लगता है कि शुड इंडिया मुझे प्ले बिगर रोल इन डेमोक्रेसी प्रमोशन साउथ नहीं, एशिया इसमें में? ये दो दो चीजें हैं कि जैसे अमेरिका की जो बांग्लादेश का फॉरेन पॉलिसी है, पाकिस्तान टू ट्रैक पॉलिसी है पाकिस्तान के साथ पर्टिकुलरली। जी हाँ। व्हाइट हाउस उससे दूर रहता है, जी हाँ। और डिफेंस मिनिस्ट्री और फॉरेन बिल्केन फॉरेन मिनिस्ट्री एड देते हैं, ह्यूमैनिटेरियन एड मिलती है, जब कोई बड़ी तबाही मचती है तब एड देते हैं डिफेंस में भी। तो इसमें यह है कि जियो स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान और बांग्लादेश, पाकिस्तान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाइना का जो रोल है, तो अमेरिका भी इसमें, अमेरिका का जो कहते हैं कि एक लिमिट तक वो इंटरफियर करते हैं, बोलते हैं, जैसे म्यूनिक में भी इनवाइट किया, बाइडेन ने डेमोक्रेटिक समिट में बांग्लादेश को इनवाइट नहीं किया था, अब शायद अगली बार इनवाइट भी करें। तो ये है कि एक लिमिट रहती है। तो ये मेजोरिटी आप कई दशकों से देखते होंगे कि जो डेमोक्रेसी, तो उनके ताल्लुकात कई बार डिक्टेटर और ऑटोक्रेट के साथ ज्यादा अच्छे रहते हैं अमेरिका के भी। जी हाँ। जी हाँ। हमारे लिए
हमने जो कहा है कि इंटरनल मैटर, पाकिस्तान में तो हमारा कोई ज्यादा वो नहीं था, पर बांग्लादेश में, क्योंकि बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध बहुत ही अच्छे हैं। और जो बीएनपी है, उनके उन्होंने अभी रिटोरिक कम किया था, जी और हाँ। उनके साथ ताल्लुकात कई सालों से, तो हमारे लिए तो ये था कि शेख हसीना जीते, वो अच्छी बात थी। तो जीए स्ट्रेटेजी हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। अब ये सब में इंडिया ने अभी तक किसी कंट्री की डेमोक्रेसी, या चाइना ने भी कभी, जैसे रशिया चाइना कभी स्टेटमेंट नहीं देते हैं। अमेरिका की पॉलिसी आप देखोगे तो वो स्टेटमेंट करेंगे, यू भी करेगा, पर जब इलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद शेख हसीना को इनवाइट किया। इवन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अमेरिका आएंगे तो क्या होगा, ये 24 के बाद ही होगा, अभी तो इनको नहीं बुलाएंगे। जी हाँ। तो उस टाइम उनको प्रेसिडेंट बुलाते हैं कि नहीं? ये लिप सर्विस होती है। ये डेमोक्रेसी के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड एक बड़ी प्रॉब्लम होती जा रही है, कि लिप सर्विस बढ़ती जा रही है, और अल्ट्रा राइट इन्फ्लुएंस हर एक कंट्री में बढ़ता जा रहा है। जैसे कि अब नाटो टूट गया, जैसे कि अब ट्रम्प स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो पूरे यूरोप में अब हड़बड़ाहट मची हुई है। तो जी ये सब चीजें देखते हुए लगता है कि डेमोक्रेसी के लिए अगला अमेरिका का इलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। दो इंपॉर्टेंट इलेक्शन आ रहे हैं, एक साउथ अफ्रीका, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अमेरिका का इलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और वही अगले दशक के लिए डेमोक्रेसी की दिशा डिसाइड करेगा, ऐसा मेरा मानना है। रशिया का इलेक्शन है, वो तो अभी डिसाइडेड है, जैसे कि होता है, तो वो एक बड़ा कंट्री है, पर दैट इज डिसाइडेड ऑलरेडी। जी तो ये दिक्कत है। जी हाँ। सर, एम्बेसडर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने हमको अपने थॉट से और आइडिया से और ये ओवरऑल पर्सपेक्टिव, ब्रॉड पर्सपेक्टिव, पर्टिकुलर डिटेल्स, दोनों से हम आपने हमको इन्फॉर्म किया। इट वाज वेरी वेरी एनलाइटनिंग माय प्लेजर। कॉन्वर्सेशन। थैंक यू वेरी मच। और सुनने वालों को भी नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर वाचिंग कॉन्वर्सेशंस। और जाने से पहले ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू कॉन्वर्सेशंस। वीडियो को जरूर लाइक करें, बेल आइकॉन दबाएं, इस वीडियो को शेयर करें। शुक्ला साहब, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, शुभ रात्रि। बिल्कुल। सब